देखकर वैदिक की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है, क्योंकि उसे अपने फ्लोर पर दूसरों का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, कुछ लोगों को छोड़ के। और यहाँ तो चित्रांग उसके रूम में बिना उसके इजाजत के आ गया था। अब आगे चित्रांग सीधे दरवाजे से चलकर सिया के पास आता है और वो बहुत ही ध्यान से सिया के मासूम से फेस को देखने लगता है। उसके बाद वो अपने हाथ को उठाकर सिया के सर पर फेरने जाता है। वो सिया के सर को छू पाता उसके पहले ही वैदिक उसके हाथ को अपने एक हाथ से पकड़कर सिया से दूर करते हुए अपनी गुस्से से भरी आवाज में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरे परमिशन के मेरे रूम में आने की? वैदिक की बात सुनकर चित्रांग अपनी स्टिल ब्लू आंखों में आग लिए वैदिक को देखते हुए मुस्कुराकर जवाब देता है, मुझे कहीं जाने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं होती है। मैं अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकता हूँ और आ सकता हूँ, और फिर ये तो मेरी सिस्टर का रूम है। इतना कह चित्रांग वैदिक को अजीब तरह से देखते हुए कहता है, ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए था कि आप कौन हैं और मेरी सिस्टर के रूम में क्या कर रहे हैं। फिर चित्रांग कुछ सोचने का नाटक करते हुए आश्चर्य से कहता है, ओ कहीं आप मेरी सिस्टर को नींद में देखकर उनका फायदा तो नहीं ना उठा रहे थे? इतना कह चित्रांग सिया को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है, जैसे वैदिक ने सच में सिया का फायदा उठाया हो। चित्रांग की बात सुनकर और उसके बर्ताव को देखकर वैदिक गुस्से से बौखला जाता है। उसके बाद वैदिक उसको घूरते हुए ही अपने लैपटॉप को बेड साइड टेबल पर रखकर बेड पर से तुरंत उठकर चित्रांग के पास आता है और उसके कॉलर को अपने एक हाथ से पकड़कर सिया से दूर करता है। फिर उसके सामने आके उसे को घूरते हुए कहता है, मैं कौन हूं कौन नहीं हूं ये मैं तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता हूं। तुम्हारी भलाई इसी में है, जितना हो सके उतना मेरी वाइफ से दूर रहो। और जहां तक मैं जानता हूं मेरी वाइफ अनाथ है उसका। इस दुनिया में पहले कोई नहीं था, तो तुम अचानक से उसके भाई कैसे बन गए? और तुम्हें उसका भाई बनने की कोई जरूरत नहीं है। अब वो अकेली नहीं है, उसका पति उसके साथ है। मैं उसका सब कुछ हूं और मैं ही रहूंगा, समझे तुम? चित्रांग वैदिक की बात को इग्नोर कर एक बार सिया को देखता है, जो उन दोनों की आवाज सुनकर उठ चुकी थी और अपनी आंखें मिज रही थी। सिया को देखकर चित्रांग के होठों पर मुस्कान आ जाती है। उसके बाद वो वैदिक के कान के पास झुककर बहुत ही आराम से कहता है, वो क्या है ना, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया नहीं कि आप उनके हस्बैंड हैं, लेकिन उन्होंने मुझे अपना भाई जरूर बताया है। तो आपकी भी भलाई इसी में है कि आप उनसे जितना हो सके उतना दूर रहिए। इतना कह वो वैदिक को एक चिढ़ाने वाली मुस्कान पास करता है। वैदिक चित्रांग की लास्ट वाली बात सुनकर गुस्से से तिलमिलाते हुए चित्रांग के फेस पर एक पंच मारता है और वैसे ही उसके कानों में एक जानी पहचानी आवाज पड़ती है, चित्र। सिया जो शोर सुनकर उठ चुकी थी, लेकिन जब वो सामने देखती है तो घबरा जाती है, क्योंकि वैदिक ने अपने एक हाथ से चित्रांग के कॉलर को अभी भी पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से पंच बनाकर वो चित्रांग को मारता है, जिसे देखकर सिया डर जाती है और जोर से चित्रांग का नाम लेके चीखती है। सिया के मुंह से अपना नाम सुनकर चित्रांग मुस्कुराते हुए तुरंत ही मासूम सा चेहरा बनाकर अपनी डरी हुई आवाज में कहता है, सिस्टर। इन्होंने मुझ पर फिर से हाथ उठाया। चित्रांग की बात सुनकर सिया बेड से उतरकर दोनों के पास आती है। उसके बाद वो वैदिक के हाथ को पकड़कर चित्रांग के कॉलर से हटा देती है। फिर चित्रांग के गालों को सहलाते हुए प्यार से पूछती है, चित्र तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? कहते हुए सिया चित्रांग को ऊपर से नीचे तक देखने लगती है। सिया को चित्रांग की फिक्र करते हुए देखकर वैदिक की आंखें लाल हो जाती हैं। वैदिक कसकर अपनी मुठिया भींच लेता है, जिससे उसके हाथ की नसें साफ साफ नजर आने लगती हैं, और वैदिक चित्रांग को अपनी खा जाने वाली नजरों से देखने लगता है। सिया को जब कंफर्म हो जाता है कि उसे चोट नहीं आई है, तो अपना फेस वैदिक की ओर करती है। उसके बाद वो उसकी आंखों में देखते हुए कहती हैं, आपने मेरे चित्र के ऊपर हाथ क्यों उठाया? क्या मैं जान सकती हूँ? वैदिक सिर्फ एक शब्द दोहराता है, मेरे। उसके बाद वैदिक सिया को घूरते हुए अपनी डरावनी आवाज में कहता है, जानन, मेरे चित्र से तुम्हारा क्या मतलब है? वैदिक की बात सुनकर सिया कंफ्यूजन के साथ वैदिक को देखने लगती है, जैसे उसे समझ ही नहीं आया हो कि वैदिक के कहने का क्या मतलब है। लेकिन इसके विपरीत
सिया के पीछे खड़ा चित्रांग अपने दोनों हाथ को अपने पैंट के पॉकेट में डाले एक चिढ़ाने वाली मुस्कान लिए वैदिक को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखें वैदिक से कुछ और ही कह रही थीं। मेरे चित्र से उनका मतलब था कि मैं उनका हूं, न कि आप, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वैदिक जो अपनी तिरछी नजरों से चित्रांग को ही देख रहा था, लेकिन अचानक ही उसका ऑरा और भी भयानक होने लगता। उसे देखकर अब ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने भी चित्रांग के मन की बात उसके आंखों द्वारा पढ़ लिया हो। जिसके बाद वैदिक चित्रांग की स्टील ब्लू आंखों में अपनी लाल हो चुकी आंखों से देखते हुए चिख कर कहता है, गेट आउट ऑफ माई रूम राइट नाउ। वैदिक के इस तरह चिल्लाने से सिया डर के मारे एक कदम पीछे हो जाती है, लेकिन चित्रांग अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे वैदिक के चिल्लाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा हो। वैदिक चित्रांग को अभी भी खड़े हुए देखकर गुस्से से पागल होते जा रहा था। उसे जाता हुआ न देखकर वैदिक सिया से एक एक शब्द चबाते हुए कहता है, इसे अभी के अभी मेरे रूम में से जाने को कहो, वरना मैं इसे धक्के मार के इस मेंशन के बाहर फेंकवा दूंगा और ये भी भूल जाऊंगा कि ये कौन है। वैदिक की बात सुनकर सिया घबरा जाती है और वैसे ही अपने मन में कहती है, हमें अभी चित्र को बचाना पड़ेगा। अगर वैदिक जी ने चित्र को घर से निकाल दिया तो वो कहाँ जाएगा? अभी तो उसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, और तो और उसकी शॉप भी जल गई है। नहीं नहीं, हमें कुछ करना होगा चित्र को मेंशन रोकने के लिए। सिया खुद से बात करके चित्रांग को देखकर उससे सवाल करती है, चित्र तुम यहाँ क्यों आए? सिया का सवाल सुनकर चित्रांग बहुत ही मासूम सी आवाज में कहता है, सिस्टर, आप मुझे सुबह से कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, और तो और डिनर का भी टाइम हो गया था, फिर भी आप अभी तक नहीं दिखाई दी तो मुझे आपकी फिक्र होने लगी थी, इसलिए मैं आपको खोजते खोजते यहाँ तक आ गया। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो फिर अपनी रोनी सी आवाज में कहता है, इन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और तो उसके पहले इन्होंने मुझे बहुत कुछ सुनाया और गंदी गंदी गालियां भी दी। साथ ही मुझे ये भी कहा कि मैं एक भिखारी हूं और मैं यहाँ आराम से रह सकूं। इसी वजह से मैंने आपको फंसाया, वरना इतने बड़े घर में रहने की मेरी औकात नहीं है। कहकर वो अपने आंखों से 2 बूंद नकली आंसू भी गिरा देता है। वैदिक चित्रांग की बात सुनकर खुद से कहता है, मैंने ऐसा कब कहा और इसे गाली कब दी? ये जान से झूठ क्यों बोल रहा है? कहते हुए वो चित्रांग को अपनी गहरी नजरों से देखने लगता और समझने की कोशिश करने लगता है कि उसने ऐसा सिया से क्यों कहा। चित्रांग की बात सुनकर और उसके आंसू देखकर सिया को वैदिक के ऊपर गुस्सा आने लगता है और वो अपने लेफ्ट हैंड से चित्रांग के नकली आंसू को, जो उसके लिए असली थे, उसे साफ करती है और बहुत ही प्यार से उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहती हैं, ठीक है बच्चा, तुम अब यहां से जाओ और इनकी बातों को भूल जाओ। इन्होंने तुम्हें जो भी कहा उस पे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। तुम्हारा जब भी मन करे मुझसे मिलने का, तुम मुझे बुला लेना, मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। लेकिन अब से तुम 3rd फ्लोर पर और खासकर इस रूम में मत आना। इतना कह सिया चित्रांग से पूछती है, तुम्हें समझ आया ना मैं तुम्हें क्या समझा रही हूं? जिसके जवाब में चित्रांग भी किसी मासूम बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला देता है, जैसे कह रहा हो, सिस्टर मैं समझ गया, आप बेफिक्र रहिए। वहीं वैदिक अपनी जलती हुई निगाहों से बस एक तक चित्रांग को देखते हुए मन में कहता है, नौटंकी बाज कही का। सिया चित्रांग को हाँ में अपना सर हिलाते हुए देखकर उसे जाने का इशारा करती है। उसके बाद वो वैदिक की ओर मुड़कर देखती है, जो घुरकर चित्रांग को ही देख रहा था। सिया के मुड़ते ही चित्रांग के भी फेस एक्सप्रेशन एकदम से बदल जाते हैं। जहां अभी तक वो बहुत ही मासूम और कमजोर लग रहा था, अब उसका बिल्कुल उल्टा हो गया था। अब वो भी एक गहरी मुस्कान लिए वैदिक के आंखों में देख रहा था और वो वैदिक को उकसाते हुए अपने एक उंगली पर अपने नकली आंसू को लेकर उसे झटकते हुए अपनी आई विंक करता है। उसके बाद चित्रांग उसी तरह मुस्कुराते हुए ही अपने कदम पीछे की ओर बढ़ाने लगता है। उसे इस तरह देखकर वैदिक को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो चित्रांग को देखकर अपने दांत पिसते हुए कहता है, गो टू द हे। उसके शब्द पूरा होते उसके पहले ही सिया वैदिक को बीच में ही रोकते हुए कहती हैं, आप चित्र को क्यों घूर कर देख रहे हैं? फिर गुस्से से कहती हैं, और आपकी हिम्मत कैसे हुई
उस पर हाथ उठाने और उल्टा सीधा कहने की। सिया की बात सुनकर वैदिक चित्रांग पर से अपनी नजरें हटाकर सिया को देखते हुए कहता है, मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उसी ने मुझे तुमसे दूर रहने के लिए कहा, इसलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उस पे हाथ उठा दिया। उसने तुमसे जो भी कहा वो झूठ। वैदिक इससे आगे कुछ कह पाता उसके पहले ही सिया उसे बीच में टोकते हुए कहती हैं, आपको क्या मैं बेवकूफ नजर आती हूं, या मेरे माथे पर बेवकूफ लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है जो आप मुझे बना रहे हैं? मैंने साफ साफ देखा था, आप चित्र पर चिल्ला रहे थे उसका कॉलर पकड़कर और उस पर हाथ भी उठाया था। उसकी बात सुनकर वैदिक अपने दांत पिसते हुए कहता है, मुझे सफाई देना पसंद नहीं है जान, फिर भी मैं तुम्हें सिर्फ सच्चाई बता रहा था कि वो तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल भी वैसा नहीं है, उसने तुमसे झूठ बोला है। वैदिक की बात सुनकर सिया उस पर बिगड़ते हुए अपने दांत पीसकर कहती हैं, झूठ वो नहीं आप बोल रहे हैं, मैं उसे भी और आपको भी बहुत अच्छे से जानती हूं। वो आपकी तरह नहीं है जिसे सिर्फ झूठ बोलना और लोगों के जज्बातों से खेलना आता है। और आपने अभी क्या कहा कि वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो भी मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बता देती हूं, वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है ना, आपका नहीं न कर रहा। वी फिर सिया अपने होठों पर एक दिलकश मुस्कान और आंखों में दर्द लिए आगे कहती हैं, अगर वो मेरा इस्तेमाल कर रहा है तो मैं सोच लूंगी जैसे सबने मेरा इस्तेमाल किया, और जब मन भर गया तो मुझे किसी कचड़े की तरह फेंक दिया, वैसा ही उसने भी किया। उसका भी जब मुझसे मन भर गया तो उसने भी मुझे छोड़ दिया। सिया के ये कहते ही वैदिक के हाथों की मुट्ठी और कस जाती है और वो तिरछी नजरों से डोर की ओर देखता है जहां पर उसे एक परछाई नजर आ रही थी। उस परछाई को देखकर वैदिक मन में कहता है, ये तुमने अच्छा नहीं किया, इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। सिया बिना रुके एक सांस में आगे कहती है, लेकिन वो हमारा इस्तेमाल क्यों करेगा, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं जो उसे हमसे चाहिए होगा। और एक बात और, आज के बाद हमने आपको चित्र को नुकसान पहुंचाते हुए देखा या सुना तो हमसे बुरा कोई भी नहीं होगा आपके लिए। आप हमारे साथ कुछ भी कीजिए, हम मुफ्त तक नहीं करेंगे, लेकिन आपने हमारे चित्र को नुकसान पहुंचाने की जरा से भी कोशिश की तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। और हाँ, हमारी एक आखिरी बात भी सुन लीजिए, वो यहाँ पर सिर्फ हमसे मिलने आया था ना कि आपके इस आलीशान घर में रहने के लिए। उसकी औकात जितनी है उतने में ही वो खुश है और दूसरों को भी उतने में ही खुश रखता है। लेकिन ये बात आप जैसे सेल्फिश इंसान को समझ नहीं आएगी। आप लोगों को उनके पैसे और पवार से जज करके उनकी औकात बता देते हैं कि वो किसके लायक है किसके लायक नहीं है। हम ये मानते हैं कि हमारे भाई की औकात आपके जितनी नहीं है, लेकिन हम ये 100% कह सकते हैं कि उसे आपके पैसे या इस घर में रहने का लालच बिल्कुल नहीं है। इतना कह सिया चुप हो जाती है और लंबी लंबी सांसें लेने लगती है। तभी उसे अपने सामने एक गिलास पानी नजर आता है, जिसे देखकर सिया तुरंत ही अपने हाथ बढ़ाकर उस गिलास को लेके उसका पानी पीने लगती है और एक ही सांस में बिना रुके हुए पूरा पानी गटक जाती है। वैदिक सिया को लंबी लंबी सांसें लेते हुए देखकर अपना गुस्सा भूल जाता है और तुरंत ही उसके सामने एक गिलास पानी का बढ़ा देता है, जिसे सिया भी बिना सोचे समझे पी लेती है। पीने के बाद सिया अपने हाथ में पकड़े खाली ग्लास को देखती है। फिर कुछ याद आते ही वो अपने सामने देखती है। सामने देखते ही सिया की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। सिया जैसे ही सामने देखती है तो पाती है वैदिक मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था, जिसे देखकर वो अपने हाथ में लिए ग्लास को देखने लगती है। उसे जैसे ही कुछ समझ आता है कि क्या हुआ है तो वो घूर कर वैदिक को देखने लगती है। उसके बाद वो खाली ग्लास को वैदिक के हाथ में रखते हुए गुस्से से कहती हैं, आपके ऐसा करने से हम भूल नहीं जाएंगे कि आपने हमारे भाई को बुरा भला कहा है। सिया के इस गेस्चर को देखकर वैदिक अपने हाथ में पड़ी ग्लास को एक नजर देखते हुए मन में कहता है, जान की हिम्मत दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है, मुझे कुछ करना होगा। इतना कह वो ग्लास को साइड में रखता है। फिर सिया के आंखों में अपनी आंखें डाले अपने इमोशनलेस चेहरे के साथ अपने कठोर आवाज में कहता है, जान, तुम्हें पता है ना, मुझे सफाई देना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और न ही किसी से सुनना। इसीलिए मैं तुमसे आखिरी बार बता रहा हूं,
जो सच है, क्योंकि मुझे झूठ बोलना और सुनना दोनों ही पसंद नहीं है। मैंने तुम्हारे कल के आए भाई को कुछ भी नहीं कहा है, उल्टा उसी ने मुझे सुनाया और तुमसे दूर रहने के लिए भी कहा। वैदिक की बात सुनकर सिया एक टेढ़ी स्माइल करते हुए कहती हैं, जब आपने हमें नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो आप उसको कुछ न बोले, ये तो हो ही नहीं सकता है। सिया के ये कहते ही वैदिक की मुठ्ठियां एक बार फिर से कस जाती है और वो अपने सर को टेढ़ा कर सिया को देखने लगता है। सिया आगे कहती हैं, और रही बात दूर रहने की, तो उसे ये कहना ही नहीं चाहिए था। सिया की ये बात सुनकर वैदिक के होठों के कोने मुड़ जाते हैं और वो अपने मुट्ठी को भी खोल देता है। उसे लगता है सिया उससे दूर नहीं होना चाहती है, इसलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन सिया की आगे की बात सुनकर वैदिक के होठों के मुड़े कोने पहले जैसे हो जाते हैं और वो अपने एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ सिया की बात सुनने लगता है। सिया आगे कहती हैं, आप तो पहले ही से ही दूर थे, आप कब थे ही हमारे पास जो आप दूर होंगे। उसने ये कहने में अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी। ऐसा न कहकर वो अपनी एनर्जी बचाकर कुछ और भी कह सकता था। सिया की इस बात को सुनकर वैदिक गुस्से से दांत पिसते हुए अपने एक हाथ से सिया के बालों को पीछे से पकड़ लेता है। उसके ऐसा करते ही सिया को अपने सर में बहुत तेज दर्द होता है, जिसे वो छुपा लेती है और बिना किसी इमोशन के वैदिक की आंखों में देखने लगती है। वैदिक सिया के बालों में अपनी पकड़ कसते हुए एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहता है, तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है जान। मैंने थोड़ी देर चुप होके तुम्हारी बातें क्या सुन ली, तो तुम मेरे सर पर ही चढ़ने लगी और जो मन में आए वो बोलने लगी। इतना कह वैदिक सिया के बालों को खींचकर ऊपर करता है। उसके ऐसा करते ही सिया को अपने सर पहले से भी बहुत तेज दर्द होता है। उसे ऐसा लगा जैसे वैदिक उसके बालों को उसके सर से उखाड़ ही देगा। लेकिन सिया इस बार अपने दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करके अपने बालों को पकड़ लेती है। वैदिक सिया के चेहरे के करीब अपने चेहरे को करते हुए कहता है, जान, अपनी जुबान पर लगाम दो, वरना मुझे बहुत ही अच्छे से इन पर लगाम लगाने आती है। अगर मैं लगाऊंगा तो तुम वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, इसलिए अभी अच्छे से समझा रहा हूं। जितना मैं कहूं उतना ही करो, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, समझी तुम? वैदिक की बात सुनकर सिया अपने होठों पर एक व्यंग भरी मुस्कान लिए वैदिक के आंखों में देखते हुए कहती हैं, समझ तो हमें बहुत पहले ही जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हम ना समझ बनते गए, पर हम अब बहुत ही अच्छे से समझ गए हैं। और रही आपके दर्द देने की, इतना कह वो जोर जोर से हंसने लगती है। सिया ऐसे हंस रही थी जैसे कोई पागल हंस रहा है। सिया को हंसते हुए देखकर वैदिक की पकड़ सिया के बालों में एक पल के लिए ढीली पड़ जाती है। वैदिक गौर से सिया के फेस को देखने लगता है ताकि ये समझ सके कि अचानक से सिया को क्या हुआ जो वो ऐसे हंसने लगी। आज से पहले तो उसने कभी भी सिया को इस तरह से हंसते हुए नहीं देखा था। वैदिक अपनी सोच में गुम हुए ही सिया के फेस को एक तक निहार रहा था। तभी सिया उसी तरह हंसते हुए ही वैदिक की आंखों में देखती है। वैदिक की हेजल ग्रीन आंखें जैसे ही सिया के ब्लू आंखों से मिलती है, तो उसे सिया की आंखों में अपने लिए बगावत साफ साफ दिखाई दे रही थी। साथ ही उसे सिया की आंखों में अपने लिए कोई फीलिंग भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसे सिया की आंखों में अपने लिए आज कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जैसे पहले सिया की आंखों में वैदिक को अपने लिए प्यार की उम्मीद, उससे करीब रहने की चाह, उससे बात करने की चाह, उसे खुश करने के लिए कुछ भी कर जाने की जिद। लेकिन आज वैदिक को सिया की आंखों में कुछ दिखाई दे रहा था, तो वो एक दर्द था, कुछ न कर पाने की बेबसी और अपने खिलाफ बगावत, जिसे देख वैदिक की पकड़ सिया के बालों में और भी ढीली हो जाती है, जिसे महसूस कर सिया अपनी हंसी को रोकती है और बहुत ही आराम से एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहती है। दर्द इतना कह वो फिर से मुस्करा देती है, फिर बिना किसी भाव के आगे कहती है, मिस्टर वैदिक खुराना। वैदिक उसके मुंह से अपना नाम सुनकर जम जाता है, क्योंकि सिया ने पहली बार उसका नाम लिया था, वो भी इस तरह से, जिसकी उम्मीद वैदिक सपने में भी नहीं किया था। तभी वैदिक के कानों में सिया की आवाज आती है, जिसे सुनकर उसकी आंखें बेहद लाल होने लगती हैं। सिया कहती हैं, दर्द उन्हें होता है जिनमें जान होती है,
मिस्टर, दर्द उन्हें होता है जिनमें जान होती है। मिस्टर खुराना, पर मेरी जान तो कब की चली गई थी। जो आपके सामने खड़ी है वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसमें बस सांसें ही बची है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और जिस दिन ये सांसें रुकी, उस दिन ये शरीर भी आजाद हो जाएगा। इतना कह वो फिर से हंसने लगती है। हा 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 हा। सिया की हंसी पूरी कमरे में गूंजने लगती है। सिया की बात सुनकर वैदिक सिया को बालों में अपनी पकड़ बहुत ही टाइट कर देता है और अपने दूसरे हाथ से सिया के जबड़े को भींच लेता है। वैदिक के कानों में बार बार बस सिया की ही बातें गूंज रही थी। दर्द उन्हें होता है जिनमें जान होती है, पर मेरी जान तो कब की चली गई थी। जो आपके सामने खड़ी है वो एक जिंदा लाश से ज्यादा कुछ भी नहीं है, जिसमें बस सांसें ही बची है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। और जिस दिन ये सांसें रुकी, उस दिन ये शरीर भी आजाद हो जाएगा। वैदिक के कानों में सिया की बातें जैसे जैसे गूंज रही थीं, वैसे वैसे ही वैदिक का फेस गुस्से से लाल होता जा रहा था। वैदिक के माथे की नसें भी उभर आई थीं। वैदिक इस समय किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। उसे इस तरह देखकर किसी को भी हार्ट अटैक आसानी से आ जाता। वैदिक अपनी लाल आंखों से सिया की आंखों में देखते हुए कहता है, जान, तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कहोगी और वो मैं मान लूंगा? फिर वैदिक डेविल स्माइल करते हुए आगे कहता है, जान, तुम्हें मुझसे कोई भी आजाद नहीं करा सकता है। तुम्हारी सांसों पर मेरा अधिकार है और मैं जब तक नहीं चाहूंगा ये नहीं रुकेंगी, और तुम मेरी बन के हमेशा मेरे पास ही रहोगी। वैदिक ने सिया ये कह तो दिया था, लेकिन वही जानता था कि उसे अपने अंदर कैसा महसूस हो रहा है। सिया की बातें सुनकर उसे अपने दिल में बहुत दर्द होता है, लेकिन वो उसे अपने फेस पर नहीं आने देता है और गुस्से से सिया से ऐसी बातें कहता है। वैदिक के दिल के एक कोने में डर बैठ गया था, सिया की आंखों अपने लिए बगावत देखकर। डर इस बात की सिया उससे दूर चली जाएगी, उसे अकेले छोड़ देगी, क्योंकि आज सिया की आंखों में उसे पहले के जैसे कोई जज्बात नजर नहीं आए थे, और वो ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो सिया को खुद से दूर नहीं कर सकता था। अगर सिया उससे दूर चली गई तो उसका क्या होगा? क्या वो सिया के बिना जिंदा रह सकता है? जैसे ही वैदिक को ये ख्याल आता है, वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है। कुछ देर बाद वैदिक अपने ख्याल को झटकते हुए अपनी आंखें खोलता है। उसके बाद वो सिया की आंखों में जुनियत के साथ देखते हुए कहता है, तुम मुझसे इस जन्म में तो क्या, आने वाले किसी भी जन्म में दूर नहीं जा पाओगी। तुम हर जन्म में मेरी रहोगी। वैदिक की बात सुनकर सिया अपने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ उसे देखते हुए कहती है, मिस्टर वैदिक खुराना, आप तो गिरगिट निकले। अपने लिए गिरगिट सुनकर वैदिक की भवें सिकुड़ जाती है और वो समझने की कोशिश करने लगता है कि सिया ने क्या कहा। वैदिक के फेस पर कंफ्यूज वाले एक्सप्रेशन आ जाते हैं, जैसे उसे गिरगिट क्या होता है पता ही नहीं है। सिया वैदिक के फेस एक्सप्रेशन देखकर मुस्कुराते हुए वैदिक के कंफ्यूज को दूर करते हुए कहती है, ओ मैं तो भूल गई थी, आपको मेरी बात समझ नहीं आएगी, लेकिन अभी आ जाएगी, क्योंकि मैंने आपको कहा कि आप कमीलियन हैं। वैदिक खुद के लिए कमीलियन सुनते ही सिया को घूरते हुए कहता है, जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमीलियन कहने की? क्या तुम्हें मैं? वैदिक इसके आगे कुछ कहता उसके पहले ही सिया बोल पड़ती है, हाँ बिल्कुल, आप वही हैं, क्योंकि जैसे वो अपने रंग बदलते रहता है, आप भी बिल्कुल उसकी ही तरह अपने रंग बदलते हैं। लेकिन मैं आपके हर रंग से काफी अच्छे से वाकिफ हो गई है। आप कितने भी रंग क्यों ना बदल लें, लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से पहचान लूंगी, क्योंकि मैंने तो बहुत ही करीब से आपको अपना रंग बदलते हुए बहुत बार देखा है। कहते हुए सिया की मुस्कान बरकरार रहती है। वैदिक सिया की बात सुनकर और उसकी मुस्कान देखकर चीढ़ जाता है, और उसके बाद वो सिया के बालों को जकड़ते हुए कहता है, जान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक कमीलियन से कंपेयर करने की? सिया तुरंत कहती है, क्योंकि आपने जो ये 2 दिनों से अपने रंग बदले हैं ना, बिल्कुल उसी की तरह ही लग रहे हैं। लेकिन गिरगिट कितने भी रंग क्यों ना बदले रहेगा तो वो गिरगिट ही, और आप भी चाहे जितने रंग बदले रहेंगे आप भी वही। सिया की बात सुनकर वैदिक गुस्से से तमतमाते हुए कहता है, तुम्हें देख और तुम्हारी बातों को सुनकर मेरा मन कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं, जान। वैदिक की इस बात को सुनकर सिया स्माइल करते हुए कहती, फिर आप देर किस बात की कर रहे हैं? आप बिल्कुल जान ले लीजिए।
हम तो कब से अपनी जान देने के लिए तैयार बैठे हैं। सिया की बात सुनकर वैदिक उसे क्या जवाब दे उसे समझ ही नहीं आता है। इसलिए वो बिना देर किए अपने रफ होठों को सिया के हर्ट से पिंक होठों पर रखकर बहुत ही बेरहमी से किस करते हुए उसके रस को पीने लगता है। उसकी इस किस में सिया उसके गुस्से को साफ साफ महसूस कर पा रही थी, लेकिन वो बिना कुछ कहे वैदिक को किस करने दे रही थी। वैदिक सिया को और भी हार्ड किस करने लगता है और वो सिया के निचले होठों को चूमने के साथ ही जोर से बाइट करता है। उसके बाइट करते ही सिया के मुंह से आन निकल जाती है और इसी का फायदा उठाकर वैदिक सिया के मुंह में अपने जीभ को इंटर कर देता और फिर सिया के मुंह के हर कोने का स्वाद अपने जीभ से लेने लगता है। कुछ देर में वैदिक की किस फ्रेंच किस में बदल जाती है। कुछ देर पहले जहां वैदिक सिया को गुस्से से किस कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो सिया को महसूस करने लगता है, उसका गुस्सा पल भर में गायब हो जाता है और वो सिया को बहुत ही प्यार से किस करने लगता है। वैदिक सिया को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। साथ ही वैदिक ने एक हाथ से अभी भी सिया के बालों को पकड़ रखा था और अपने एक हाथ सिया के पूरी बॉडी पर चलने लगता है, जिसे महसूस कर सिया भी सिहरने लगती है। वैदिक की किस को महसूस कर सिया अनजाने में ही अपनी आंखें बंद करके वैदिक की किस को महसूस करने लगती है और वो भी उसके किस के साथ पिघलने लगती है। शायद ये पहली बार था जब सिया को वैदिक का इस तरह से किस करना उसे अच्छा लग रहा था, लेकिन सिया को नहीं पता था कि वैदिक अक्सर ही सिया को इसी तरह से प्यार करता था, जिसकी खबर उसे आज तक नहीं लगी थी। सिया भी वैदिक को ज्यादा देर रजिस्ट नहीं कर पाती है और अपने एक हाथ से वैदिक के शर्ट पर अपनी पकड़ कस देती है, पर वैदिक को किस बैक नहीं करती है। सिया के होश में ये पहली बार था जब उसे वैदिक इतने प्यार से किस कर रहा था, जिसे वो रजिस्ट नहीं कर पा रही थी। लेकिन एक रीजन ये भी था कि वैदिक के इस तरह किस करने से उसके हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, जो किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए कॉमन था, और इसी कारण सिया भी उसकी किस में खोने लगती है। वैदिक सिया की पकड़ अपने शर्ट पर महसूस कर बिना किस ब्रेक किए ही अपनी आंखें खोलकर एक नजर सिया के चेहरे को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। सिया पर अपना इस बार असर होते हुए देखकर वैदिक के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वैदिक सिया को एक नजर देखकर अपनी आंखें बंद कर और भी प्यार और गहराई के साथ उसे किस करने लगता है। आगे क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनिए कहानी के अगले भाग को सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। पिछले भाग में आपने सुना कि वैदिक सिया की पकड़ अपने शर्ट पर महसूस कर बिना किस ब्रेक किए ही अपनी आंखें खोलकर एक नजर सिया के चेहरे को देखता है, जो अपनी आंखें बंद किए हुए खड़ी थी। सिया पर अपना इस बार असर होते हुए देखकर वैदिक के होठों पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। फिर वैदिक सिया को एक नजर देखकर अपनी आंखें बंद कर और भी प्यार और गहराई के साथ उसे किस करने लगता है। अब आगे वैदिक सिया को तब तक किस करता है जब तक सिया को सांस लेने में दिक्कत नहीं होने लगती है। ये महसूस होते ही वैदिक सिया के होठों को आजाद कर देता है और अपने माथे को सिया के माथे से लगाकर खुद को भी नॉर्मल करने लगता है। वैदिक के छोड़ते ही सिया लंबी लंबी सांसें लेने लगती है और खुद को नॉर्मल करने लगती है। दोनों की सांसें इस समय एक दूसरे में समाम रही थीं और उन्हें एक दूसरे की गर्म सांसें खुद के ऊपर महसूस हो रही थी, जो उन्हें और भी बहका रही थी। वैदिक सिया को देखते हुए मन में कहता है, आई एम सॉरी जान, मैंने ये रास्ता चुना तुम्हें शांत करने के लिए, इस तरह से तुम्हारा फायदा उठाया। फिर गौर से वैदिक सिया की बंद आंखों को देखते हुए मन ही मन कहता है, मुझे पता है जान, ये सब तुम्हारे हार्मोन्स चेंजेस की वजह से हो रहा है और इसीलिए तुम मुझे खुद के करीब आने दे रही हो, वरना तुम मुझे खुद को छूने भी नहीं देती। और इसलिए ही मैंने तुम्हारे गुस्से को शांत करने के लिए इस तरह से किस किया, क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से जल्दी ही बहक जाओगी और सब कुछ देर में भूल जाओगी जान तुम। और मैं ये भी जानता था, मैं जितना भी तुम्हें कहूं तुम्हें भरोसा नहीं होगा मेरी बातों का, और तुम इसी तरह से मुझे जवाब दोगी, जिसे सुनकर मुझे गुस्सा आएगा और मैं तुम्हें न चाहते हुए भी हर्ट करूंगा। इसलिए मैंने ये रास्ता चुना।
अब देखो तुम सच में बहक गई जान। अपने मन में इतना कह वैदिक के हाथ सिया के ड्रेस के अंदर फिसलते हुए उसकी कमर पर आ गए। उसकी छुअन के एहसास को पाकर सिया की बॉडी सिहर उठी और उसकी सांसें जो नॉर्मल थीं वो भी तेज हो गई। वैदिक के छूने भर से उसकी बॉडी रिएक्ट करने लगी थी, जिसे देखकर वैदिक बहुत खुश होता है और उसकी सॉफ्टनेस धीरे धीरे ओनर भी हार्ड होने लगती। अब वैदिक के हाथ जो सॉफ्टली उसकी मुलायम दूध जैसी गोरी कमर पर चल रहे थे, अब वो उन्हें मसलते हुए सेडेक्टिवली सहलाने लगा। उसकी इस हरकत ने सिया की सांसों तक को अटका दिया और एकदम से उसका दिमाग ब्लैंक हो गया। वो पूरी तरह से उस एहसास में खो चुकी थी और बची कुची कसर अब भी पूरी हो गई जब वैदिक अपने हाथ जो सिया के ड्रेस के अंदर कमर पर थे वो ऊपर की तरफ जाने लगे और उसके हाथ सिया के सीने पर रुक गए। इस वक्त सिया ने अपने इनरवेयर पहने हुए थे, जिनके ऊपर से ही वो उसके सीने को सहला रहा था। उसका ये टच सिया की बॉडी को होश खोने पर मजबूर कर रहा था। जान, मुझे तुम्हें प्यार करना है, वैदिक अपनी धीमी मगर डीप सेक्सी वॉइस में बोला और उसी के साथ उसने सिया के ड्रेस के अंदर से ही उसकी इनर का हुक खोलकर उसे निकाल दिया। वैदिक के ऐसा करते ही सिया की सांसें अटक गईं। शर्म की वजह से उसने अपने आप को पूरी तरह से वैदिक की बाहों में घुसा लिया। अब वैदिक सिया के सॉफ्ट उभारों को अपने सीने के अगेंस्ट प्रेस होते हुए महसूस कर रहा था। ये फीलिंग उसे कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रही थी। वैदिक के माथे से पसीने की ठंडी बूंदें उभर आई और उसका चेहरा धीरे लाल और बहुत गर्म होने लगा, लेकिन वो अभी भी सिया से दूर नहीं होना चाहता था, फिर चाहे बाद में उसे अपनी डिजायर को दबाने के लिए कोल्ड शावर ही क्यों ना लेना पड़े। जान, आई वॉन्ट टू फील दिस सॉफ्टनेस अगेन एंड अगेन। ये कहकर वैदिक ने रूम को ऑटोमेटिकली लॉक कर दिया और लाइट्स भी डिम हो गई। वही सिया वैदिक की मैग्नेटिक वॉइस को सुनकर खोसी गई थी। फिर जब उसे उसकी कही बात याद आई तो उसका चेहरा पहले से भी लाल और गहरा हो गया था, जैसे थोड़ा ओनर जोर देने पर खून ही निकल आएगा। इतना कहकर वैदिक ने सिया को अपने सीने से बाहर निकाला। सिया की नीली आंखें अभी भी नीचे थीं, जिन्हें देखकर वैदिक हल्का सा हंसा और उसके आगे आ चुके बालों को अपने एक हाथ से उसके कान के पीछे करते हुए बोला, तुम इतनी शर्मा क्यों आ रही है जान? वैसे भी हम पूरा रोमांस कर चुके हैं, जिसका सबूत तुम्हारे पेट में पल रहे मेरे बच्चे हैं। वैदिक की बात सुनकर सिया के गाल और भी लाल हो गए। उसे देखकर ऐसा लग रहा था बस उसके गाल से खून आने वाला है। तभी वैदिक आगे कहता है, लेकिन उस वक्त मैं होश में नहीं था, लेकिन इस बार मैं भी और तुम भी दोनों ही होश में हैं, इसलिए हम दोनों चलो अपनी सुहागरात मनाते हैं। वैदिक की इस बात को सुनकर सिया की पकड़ वैदिक पर कस जाती है। तभी उसके कानों में फिर से वैदिक की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लेती है। वैदिक, जान, हमारा रोमांस जल्दी ही पूरा भी होगा। फिर वैदिक सिया के निकले हुए पेट को देखकर एक आह भरते हुए कहता है, जान न शब्द पर जोर देते हुए, लेकिन आज मैं अपनी सुहागरात पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन अपनी जान को प्यार तो कर ही सकता हूं। अपनी बात कहने के बाद वैदिक सिया को ब्राइडल स्टाइल में अपनी बाहों में उठा लेता और फिर सिया को बहुत ही आराम से बेड पर लिटाकर और खुद सिया के ऊपर आकर अपनी हेजल ग्रीन आंखों से सिया की समुद्र की तरह गहरी नीली आंखों में देखते हुए बहुत ही कशिश के साथ अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, फील इट जान। ये कहकर वैदिक नीचे झुकता। उससे पहले ही वैदिक ने अपनी शर्ट निकालकर दूर फेंक दी और सिया के होठों के करीब बढ़ने लगा। वहीं उसके हाथ फिर से सिया की ड्रेस के अंदर चले गए, जिन्हें महसूस करके वो चिहुक उठी और उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। उसकी इस हरकत से तो अब वैदिक का कंट्रोल खुद पर से छूटता जा रहा था। वैदिक ने कस के अपनी हेजल ग्रीन आंखें बंद की और पूरे फोर्स के साथ सिया के सीने को जोर जोर से सहलाने लगा। वैदिक के ऐसा करते ही सिया के मुंह से आवाज आती है, आह उम्मम्मा। सिया का सेंसिटिव पार्ट उसका सीना ही था, जिसे वैदिक के छूने भर से ही वो मचल उठी और उसकी कमर थोड़ी सी उठ गई और अब लगातार उसकी आहें वहां गूंजने लगीं। ठीक उसी वक्त वैदिक ने अपने सख्त होंठ भी सिया के होठों से जोड़ दिए और उसे गहराई से चूमने लगा।
सिया के हाथ भी उसकी गर्दन के आसपास लिपट गए और वो भी आंखें बंद करके उसकी किस को फील करने लगी। वैदिक सिया के होठों को ऐसे चूम रहा था जैसे वो सिया के होठों को पूरी तरह से खा जाना चाहता हो। वैदिक की किस बहुत ही ज्यादा पैशनेट और हंग्री हो गई थी। वो अपने मुंह में सिया के अपर लिप्स को लिए लगातार किस कर रहा था और उसे सक करते हुए छोड़कर लोअर लिप को अपने होठों के बीच लेकर उन्हें भी पैशनेटली किस करने लगता, तो कभी सक करता और आखिर में उन्हें बाइट करके फिर से किस करता। किस करते हुए ही वैदिक अपनी टंग से सिया के लिप्स खोलने की कोशिश करने लगता है, जिसे समझकर सिया अपने दांतों को भींच लेती है। जैसे ही वैदिक को ये महसूस होता है, वैसे ही वो सिया के होठों को बाइट कर देता है। उसके ऐसा करते ही सिया के मुंह से एक आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर वैदिक अपनी टंग को सिया के मुंह में ले जाकर उसकी टंग से खेलते हुए फ्रेंच किस करने लगता है। उनके किस करने की आवाज पूरे रूम में गूंज रही थी, जो बहुत ही ज्यादा सेडक्टिव, सेक्सी और रोमांटिक थी। कुछ ही देर में वैदिक झटके से सिया की ड्रेस उसकी अपर बॉडी से अलग कर देता है और किस करते हुए ही अपनी आंखों को खोलकर सिया की आंखों में देखता है, जो अभी भी बंद थी। ओपन योर आइज जान, वैदिक सिया के लिप्स को खींचकर छोड़ते हुए अपनी धीमी और मदहोशी से भरी आवाज में कहता है। इस वक्त उसकी आंखों में जुनून और नशा था, जो सिर्फ सिया को प्यार करने का था और हमेशा के लिए अपना बनाए रखने का। लेकिन उसे पता था अभी ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। लेकिन वो खुद को अपनी प्यारी सी जान को प्यार करने से भी रोक नहीं पा रहा था। वही वैदिक की आवाज सुनकर सिया, जो वैदिक के दूर होते ही खुद को नॉर्मल करने के लिए गहरी गहरी सांसें ले रही थी, उसने आंखें खोली तो उसकी नजरें डायरेक्ट वैदिक की नजरों से मिल गईं, जो बहुत ही गहरी और उसके लिए प्यार से भरी थी। वैदिक सिया की खुली आंखों को देखकर उनमें झांकते हुए अपनी डीप वॉइस में कहता है, जान, यू आर वेरी सेक्सी। ये कहकर वैदिक मुस्कुराया और उसने अपने एक हाथ को सिया के एक उभार पर रख दिया। वैदिक की छुन को अपने सीने पर महसूस करके सिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि उसने ऊपर कुछ भी नहीं पहना है। वो वैदिक की किस में इतना खो गई थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी ड्रेस को उसकी अपर बॉडी से अलग हो गई। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने बहुत ही टाइटली वैदिक को गले लगा लिया और अपना चेहरा वैदिक के सीने में छुपा लिया। सिया वैदिक के नीचे थी और वैदिक उसके ऊपर था। दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो रही थी। बस वैदिक ने अपनी बॉडी का पूरा वेट सिया के ऊपर नहीं डाला था। वो अभी भी एक हाथ से खुद को सपोर्ट किए हुए था, जिससे सिया उसके नीचे दब ना जाए और उसके बच्चे को नुकसान पहुंचे, क्योंकि उसे सुबह का हादसा अभी भी याद था और वो उसे अपने दिमाग में याद करते हुए ही सिया के ऊपर अपना वेट बिल्कुल नहीं छोड़ा था। वैदिक अपनी डीप वॉइस में सिया को देखते हुए कहता है, जान, अपने हस्बैंड से क्या शर्माना, तुम और तुम्हारा सब कुछ मेरा है और तुम्हें इस तरह देखने का, छूने का और इन्हें टेस्ट करने का हक भी सिर्फ मेरा है, तुम्हारे हस्बैंड का। कहते हुए वैदिक ने सिया को खुद से अलग किया और अपने होठों को उसके एक उभार पर रखकर किस करने लगा। वैदिक के ऐसा करते ही सिया के मुंह से मदहोशी से भरी आवाज आने लगती है, आह, आ। सिया की सेक्सी आवाज और आहें पूरे रूम में गूंजने लगी, जिन्हें सुनकर वैदिक और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया और उन्हें पूरी तरह से अपने मुंह में लेकर सक करने लगा। उसने तब तक उन्हें नहीं छोड़ा जब तक वो लाल नहीं हो गए और आखिर में उस जगह बाइट करके वो दूसरे को किस, सक और बाइट करने लगा और पहले वाले को सहलाने लगा। इस बीच सिया की मौन की आवाज बिल्कुल नहीं रुकी और वो समय के साथ बढ़ती ही गई, जो रूम के माहौल को बहुत ही रोमांटिक और हॉट बना रही थी। अब वैदिक के हाथ सिया के निकले हुए पेट, फिर नाभि और फिर कमर को सहलाने लगे। उसके बाद वैदिक सिया के उभारों को बाइट करके छोड़ देता है। फिर वो अपने होठों को सिया के बॉडी पर चलाते हुए ही उसके निकले हुए पेट पर भी किस कर उन्हें सक करने लगता है। फिर वैदिक एक नजर सिया के फेस को देखता है, जो मौन करते हुए लंबी लंबी सांसें ले रही थी, जिससे उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। वैदिक सिया को खुद के छूने पर मचले हुए देखकर और भी एक्साइटेड हो जाता है और बिना देर किए वो सिया की कमर को
सेंशुअली वे में सहलाते हुए, उसकी नाभि पर किस करते हुए उन्हें सक करने लगता है। उसके ऐसा करते ही सिया फिर से उचक जाती है और अपने दोनों पैरों को आपस में कसकर जोड़ लेती है और फिर एक आह भरती है, जिसे सुनकर वैदिक ऊपर की ओर आया और सिया के लिप्स को किस करने लगा। दोनों सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्यार करने में खोए हुए थे। वैदिक को जब लगता है कि वो और थोड़ा आगे बढ़ा तो अपना पूरा कंट्रोल खो देगा, जो सिया और उसके बच्चों के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि वो सिया की ऐसी हालत में उसके साथ वो सब नहीं कर सकता था। ये ख्याल आते ही वैदिक खुद को सिया से दूर कर लेता है और फिर उसके बगल में लेट जाता है और लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को नॉर्मल करने लगता है। वैदिक सिया के साइड में लेटे हुए अपने एक हाथ के सहारे एक तक बस सिया के लाल होके चुके फेस को ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था, जो खुद को शांत करने में लगी हुई थी। वैदिक के हटते ही सिया भी गहरी गहरी सांस लेके खुद को शांत करने लगती है। कुछ देर बाद जब वो नॉर्मल होती है तो वो अपनी आंखें खोलती है तो उसकी नजर सीधे वैदिक की इंटेंस नजरों से मिलती है, जो उसे ही देख रहा था। सिया वैदिक की ऐसी नजरें खुद पर महसूस करके अपनी नजरें उससे हटाकर नीचे करती है। तभी उसे खुद की हालत का एहसास होता है। सिया एक नजर खुद को अपना सर उचकाकर देखती है। खुद को इस हाल में देखकर उसकी सिटी पीटी गुम हो जाती है। उसका फेस रोने जैसा हो जाता है और साथ ही उसकी आंखों में नमी तैर जाती है। वैदिक जो गौर से सिया को ही देख रहा था, उसके ऐसे एक्सप्रेशन देखकर एक पल के लिए घबरा जाता है और उसी घबराहट में सिया को बुलाता है, जान। सिया के कानों में जैसे ही वैदिक की आवाज आती है तो वो मुड़कर वैदिक को देखती है, जो अब तक बेड पर बैठ गया था। सिया वैदिक को बिना शर्ट के देख और भी ज्यादा डर जाती है और वो एक झटके से बेड पर बैठकर तुरंत ब्लैंकेट उठाकर खुद को अच्छी तरह से ढक लेती है। सिया ने ये सब इतने फास्ट किया था कि वैदिक को समझ ही नहीं आता है कि वो क्या कर रही है, लेकिन जैसे ही वो सिया को खुद को अच्छी तरह से ब्लैकेट में छुपाते हुए देखता है तो उसे सब समझ आ जाता है। सिया खुद को ब्लैंकेट में अच्छे से कवर कर अपनी आंखें बंद कर लेती है और सब कुछ याद करने लगती है कि उसकी हालत ऐसी कैसे हो गई और वो वैदिक के साथ इस हालत में कैसे हो सकती है। सिया को जैसे जैसे सब कुछ याद आता है, उसे खुद पर बहुत ही गुस्सा आने लगता है और साथ ही उसके आंखों से आंसू किसी झरने की तरह बहने लगते हैं। सिया अपने होठों को बाइट करते हुए कहती है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमें खुद रोकना चाहिए था बहकने से, लेकिन हमने सब कुछ उल्टा कर दिया। और इसी के साथ उसकी शिश्की भी निकलने लगती है। वैदिक सिया को इस तरह देखता है तो उसे लगता है कि सिया को उससे शर्म आ रही है, इसलिए वो खुद को छिपा रही है उससे। लेकिन जैसे ही वैदिक सिया की आंखों से आंसू निकलते हुए देखता है तो वो भी बेचैन हो जाता है। अगले ही पल वो सिया की शिस्कने की आवाज सुनकर तुरंत ही सिया को उसके ब्लैकेट के साथ ही उठाकर अपनी गोद में उठाकर बैठा लेता है और अपनी डरी हुई आवाज में कहता है, जान, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बताओ, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं? जान, कुछ बोलो, तुम रो क्यों रही हो? वैदिक इसी तरह कहते हुए सिया को चुप कराने की कोशिश करने लगता है। सिया चुप होने के बजाय और भी ज्यादा जोर से रोने लगती है। समय के साथ उसका रोना बढ़ता ही जा रहा था। वैदिक सिया को चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सिया चुप होने के बजाय रोना ही जारी रखती है। वैदिक सिया को फुट फुट कर रोते हुए देखकर उसे भी अपने अंदर दर्द होने लगता है। वैदिक सिया के आंसुओं को अपने अंगूठे से साफ करते हुए सिया को फिर से चुप कराने के लिए कहता है, जान, चुप हो जाओ, रोना बंद करो, मुझे बताओ तुम रो क्यों रही हो? सिया इस बार भी चुप नहीं होती है और वो रोते हुए ही बड़बड़ाने लगती है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमें खुद को रोकना चाहिए था। ये हमने क्या कर दिया? हम ये सब कैसे कर सकते हैं? हम बहक कैसे सकते हैं? हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? कहते हुए सिया की सांसें तेज हो जाती हैं और उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं, जिसके चलते वो लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। वैदिक सिया के बातों का मतलब समझ जाता है और ये भी कि सिया इसलिए रो रही थी कि वो दोनों करीब आए थे।
वैदिक सिया की उखड़ती सांसों को देखकर जल्दी से अपने सोच को साइड करता है। उसके बाद वो सिया की पीठ को रब करते हुए कहता है, जान, आराम से सांस लो। और इसी तरह से वैदिक सिया को शांत करने लगता है। लेकिन सिया इतना ज्यादा रो रही थी कि उसकी सांसें भी धीरे धीरे थमने लगती है और उसका शरीर धीरे धीरे ढीला होने लगता है। सिया को ऐसे देखकर वैदिक बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कुछ कहता उसके पहले ही सिया बेजान सी होकर उसके बाहों में गिर जाती है। सिया को बेहोश देखकर वैदिक घबरा जाता है। वो तुरंत सिया को बेड पर अच्छे से लेटा देता है और खुद भी बेड से उतरकर जल्दी से सिया को उसकी ड्रेस पहना देता है। उसके बाद कमरे की डिम लाइट को तेज कर देता है। फिर अपना फोन उठाकर ईशा को कॉल कर जल्दी से आने को कहता है। ईशा को कॉल कर लेने के बाद वैदिक अपनी शर्ट को जल्दी से उठाकर पहन लेता है। वैदिक जैसे ही शर्ट के बटन लगाता है, वैसे ही उसके रूम के डोर पर नाक होता है। वैदिक तुरंत जाके डोर ओपन करके साइड हो जाता है। उसके हटते ही ईशा अंदर आती है। वैदिक जल्दी से ईशा को सिया को चेक करने के लिए कहता है। वैदिक की बात सुनकर ईशा सीधा सिया को चेक करने लगती है। सिया को अच्छे से चेक कर लेने के बाद ईशा एक गहरी सांस लेते हुए वैदिक को घूर के देखती है। फिर कहती है, अब तुमने क्या हरकत की उसके साथ जो वो फिर से बेहोश हो गई? ईशा की बात सुनकर वैदिक जवाब देने के बदले में उसे घूर कर देखता है। ईशा वैदिक के इस हरकत से चीढ़ जाती है और बदले में वो वैदिक के पास आके अपने दांत पिसते हुए कहती है, मत दो जवाब, फिर भी मैं तुम्हें बता दे रही हूं। वैसे तो घबराने की बात नहीं है, वो किसी बात को लेके पैनिक हो गई थी, इसलिए बेहोश हो गई है। ईशा की बात सुनकर वैदिक कहता है, ठीक है, अब तुम जा सकती हो और पार्थ से बोल देना डिनर मेरे रूम में पहुंचा दे। वैदिक की बात सुनकर ईशा उसे घूरते हुए कहती है, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है उसे खुश रखो, लेकिन नहीं, तुम उसका उल्टा ही करते हो। जब देखो तब उसे दर्द देते हो। जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है तो तुम मुझे बुला लेते हो। मैं एक डॉक्टर हूं, भगवान नहीं हूं। मैं बस उसके शरीर पर लगे जख्मों को सही कर सकती हूं, न कि उसके दिल और दिमाग के जख्मों को। मैं तुमसे आखिरी बार कह रही हूं, यार, खुद के गुस्से को कंट्रोल करो और उसे खुश रहने दो। वो जैसे खुश होती है तुम वही करो। अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम भाड़ में जाओ। मुझसे कोई मतलब नहीं है, मैं अगली बार से आऊंगी ही नहीं। इतना कह वो अपने पैर पटकते हुए जाने लगती है। ईशा जैसे ही डोर के पास पहुंचती है तो वहीं से चिल्लाते हुए कहती है, 5 से 10 मिनट में उसे होश आ जाएगा तो उसे डिनर कराकर उसकी दवा खिला देना। इतना कह वो वहां से चली जाती है। ईशा के जाते ही वैदिक अपनी बंद मुट्ठी को खोलता है, जो कि उसने ईशा की बात सुनकर गुस्से से बांधी हुई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था कि कोई उसे कुछ भी बोल दे। लेकिन वो ईशा को जल्दी कुछ भी नहीं बोलता था, बस उसकी बातें सुन लिया करता था और अपने गुस्से को दबा लेता था। लेकिन जब उसे बर्दाश्त नहीं होता था, वो ईशा को भी भला बुरा कहने से पीछे नहीं हटता था। एक बार तो उसने ईशा पर हाथ भी उठा दिया था, क्योंकि वो उससे बहस कर रही थी। और उसी के बाद ईशा इतना ज्यादा बीमार हो गई थी कि उसे डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था। लेकिन रघुवेंद्र जी ने सबसे अच्छे से डॉक्टर को हायर किया, तब जाके वो ठीक हुई थी। और उसी दिन से वैदिक ईशा को कुछ भी नहीं बोलता था। ईशा कुछ भी कह देती थी, वो बर्दाश्त करता था, लेकिन जब उससे नहीं होता था वो उसे डांट देता था। वैदिक इन सब बातों को अपने दिमाग से झटकते हुए सिया के पास आता है और बेड के सिरहाने से अपने सर को लगाकर बैठ जाता है और एक तक सिया के चेहरे को देखते हुए कुछ सोचने लगता है। अभी 5 से 6 मिनट हुए थे कि तभी सिया की पलकें हिलने लगती है, जिसे देखकर वैदिक तुरंत अपने हाथ से सिया के हाथ को पकड़ लेता है। सिया धीरे से अपनी आंखें खोलती है तो उसे वैदिक का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर उसे फिर से सब याद आने लगता है और सब कुछ याद करते हुए उसकी आंखें गुस्से से लाल होने लगती है। सिया को होश में आया हुआ देखकर वैदिक उसे प्यार से बुलाता है, जान, जिसका जवाब सिया नहीं देती है। सिया वैदिक के हाथ को अपने हाथ से झटक देती है और बिना भाव के बेड से उठने लगती है। सिया को उठते हुए देखकर वैदिक जल्दी से उसे पकड़ लेता है। तभी एक तड़ाक की आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है
आगे क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनिए कहानी के अगले भाग को। पिछले भाग में आपने सुना कि सिया वैदिक के हाथ को अपने हाथ से झटक देती है और बिना भाव के बेड से उठने लगती है। सिया को उठते हुए देखकर वैदिक जल्दी से उसे पकड़ लेता है। तभी एक तड़ाक की आवाज पूरे रूम में गूंज उठती है। अब आगे वैदिक, जो सिया के द्वारा अपने हाथ हटाने पर उसे देख ही रहा होता, कि तभी उसे अपने गालों पर एक झटका महसूस होता है, जिससे उसका सर थोड़ा सा दूसरी ओर घूम जाता है। वैदिक को जब ख्याल आता है कि उसके साथ क्या हुआ है, तो वो अपनी आंखें कसकर बंद कर लेता है, लेकिन उसके गालों पर सिया की उंगलियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते थे, जिन्हें देखकर ही पता चल रहा था कि सिया ने अपनी पूरी जान लगा के उसे थप्पड़ मारा है। और ये थप्पड़ इतना तेज था कि उसकी आवाज पूरे रूम में गूंज उठी थी। वैदिक 15 सेकंड बाद अपनी आंखें खोलता है। उसकी आंखें खून की तरह एकदम लाल नजर आ रही थी और वो उन्हीं नजरों से अपना सर टेढ़ा करके सिया को देखता है, जो अपने आंखों से नफरत का भाव लिए उसे ही गुस्से से देख रही थी। वैदिक सिया को देखते हुए बहुत ही कठोर शब्दों में कहता है, जान, तुम बार बार गलती क्यों करती हो? तुम्हें मेरी बात एक बार में समझ नहीं आती है क्या? कहते हुए वो अपने हाथ को बढ़ाते हुए सिया के सर गालों को छूने को होता है। सिया वैदिक की बात सुनकर और उसके हाथ को देखकर फिर से झटकते हुए कहती है, डोंट ही टच मी। अगर आपने ने मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा आपके लिए। और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? क्या मैंने इसकी इजाजत दी थी? सिया के बात सुनकर वैदिक अपने 2 उंगलियों को अपने सर पर रखकर रफ करने लगता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। इस समय वो बहुत ही डरावना नजर आ रहा था। सिया उसे इग्नोर करते हुए कहती है, अभी तो थप्पड़ ही मारा है। अगर आपने मुझे दोबारा छूने की कोशिश की, न तो जिस हाथ को आप बढ़ाएंगे उसे तोड़ के आपके दूसरे हाथ में दे दूंगी। सिया की बात सुनकर वैदिक की आंखें बेहद ठंडी हो जाती हैं और वो अपनी गर्दन टेढ़ी कर अपने हाथों से रब करने लगता है। वैदिक इस समय किसी साइको से कम नजर नहीं आ रहा था। उसे कोई भी देख ले तो डर जाए। सिया को भी वैदिक को इस तरह से देखकर पहले डर तो लगा था, लेकिन वो अपने गुस्से के आगे अपने डर को भी पीछे छोड़ देती है। फिर सिया बेड पर अपने घुटनों के बल खड़ी होके वैदिक के बराबर में आकर उसकी आंखों में, अपनी आंसुओं सी भरी आंखों में देखते हुए कहती है, आप इसलिए ही न 2 दिनों से बदले का दिखावा कर रहे हैं, ताकि आप हमारा फायदा उठा सके और हमारे साथ फिर से वही सब करे सके जो आज से लगभग 8 महीने पहले किया था। वैदिक सिया की बात सुनकर अपने गुस्से को शांत करते हुए सिया को बीच में रोकते हुए ही वैदिक कहता है, जान, तुम गलत समझ रही हो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था और मैं ये मानता हूं जो पहले हुआ था वो गलती से हुआ था। उसमें तुम्हारी गलती नहीं थी और जैसा बर्ताव मैंने तुम्हारे साथ किया वो भी गलत किया था। लेकिन मैंने आज जो किया वो मैंने जानबूझकर या तुम्हारा फायदा उठाने के लिए नहीं किया। मैं तुम्हें अपनी मानता हूं और इस नाते मेरा ये हक है कि मैं तुम्हें प्यार करूं, तुम्हें टच करूं और तुम्हारे साथ कुछ भी करूं। तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। वैदिक की बात सुनकर सिया रोते हुए कहती है, आज आपको आपका हक याद आ रहा है, तो मेरा हक कहाँ गया था शादी के बाद? मेरा वजूद क्यों खत्म कर दिया आपने शादी के बाद? जब मुझे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, तब आपका याद नहीं था हम आपकी पत्नी हैं? तब आपका हक नहीं बनता था कि आप अपनी पत्नी को सहारा दें। इतना कह वो एक सांस भरती है सिया, फिर आगे कहती है, जब आपने हमसे हमारा सब कुछ छीना, हमें सबसे दूर कर दिया, घुट घुट कर जीने के अलावा कुछ नहीं छोड़ा, तब आपको ये याद नहीं आया कि हम आपकी पत्नी हैं और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? जब हम आपकी पत्नी थे तो फिर आपने हमें सबके सामने गिरी हुई लड़की क्यों साबित किया? और आपने हमें अपने घर वालों के नजरों में तो जलील किया। वो छोड़िए, आपने हमें इस घर के नौकरों के सामने भी जलील करने का कोई मौका नहीं छोड़ा था। हम इतने गैर गुजरे थे आपके लिए। जब हमने आपसे पहली बार कुछ मांगा था तब आपने पता है हमें क्या कहा था? अभी तक आप भूले नहीं होंगे, तो उस वक्त हम आपकी पत्नी नहीं थे। आज आपको आपका हक चाहिए तो आपने हमें अपनी पत्नी मान लिया। थोड़ी देर रुककर सिया आगे कहती है, आज आप किस हक से कह रहे हैं कि ये आपका हक बनता है? आपने हमें कभी भी अपनी पत्नी होने का दर्जा दिया है?
या कभी ये कहा है कि हम आपकी पत्नी हैं? कोई गैर गुजरी गिरी हुई लड़की नहीं जो पैसों के लिए किसी भी हद तक गिर जाती है। जब आपने अपने असिस्टेंट को भेज के हमसे हमारा घर छीना और हमें ही हमारे घर से धक्के देके निकलवा दिया, तब आपको याद नहीं आया कि हम आपकी पत्नी हैं? आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? बताइए ना, वैदिक जी कैसे कर सकते हैं? फिर सिया रुककर सोचते हुए आगे कहती हैं, जब सारा परिवार एक साथ होता था तो उसमें हम क्यों नहीं होते थे? जब सब लोग खुशियां मनाते थे बैठ के साथ में, तब हम कहाँ होते थे? जब सब साथ में बैठ के बातें करते थे, तब हम कहाँ होते थे? जब भी घर में कोई पार्टी या फंक्शन होता था, तब हम कहाँ होते थे? जब इस घर नकरों को भी काम करने से मना कर दिया जाता था, तो भी उन्हें खाने के लिए मिलता था, तो हमें क्यों नहीं? जब हर फैमिली मेंबर के आगे पीछे सर्वेंट घुमा करते थे, उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं, तो हमारे लिए कोई क्यों नहीं था? जब हमें दर्द होता था, हम दर्द से तड़पते थे। हमें किसी की जरूरत होती थी, तब हमारे पास कोई क्यों नहीं आता था? क्या आपने कभी हमसे पूछा कि हम कैसे जी रहे हैं, या हमें किसी चीज की जरूरत है, या हमें कुछ चाहिए तो नहीं ना? इस क्यों का जवाब आपके पास है। हक चाहिए ना आपको, तो बताइए हमें। इस क्यों का जवाब आप दीजिए, हमारे सवालों का जवाब। सिया की सारी बातें सुनकर वैदिक खामोशी से उसके चेहरे को देख रहा था। कुछ देर ऐसे ही देखते रहने के बाद वैदिक कहता है, जान, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वैदिक अभी इतना ही बोल पाया था कि सिया बीच में फिर से बोल पड़ती है, मैंने आपसे जो पूछा है, मुझे उसका जवाब दीजिए। आपको क्या करना चाहिए था क्या नहीं? हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, और अब हमें इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है कि आप अब क्या करते हैं क्या नहीं। आप बस हमें हमारे सवालों के जवाब दीजिए। सिया की बात सुनकर वैदिक उसकी आंखों में देखते हुए बस कुछ शब्द कहता है, अगर मैं ना दूं तो? वैदिक की बात सुनकर सिया हंसते हुए कहती है, आप सीधे कहिए ना, आपके पास हमारे सवालों के जवाब है ही नहीं, तो आप देंगे कहां से? क्योंकि हमने जो कहा है वो सब कुछ सच है। लेकिन कोई बात नहीं, इसका जवाब हम खुद बताते हैं आपको। तो सुनिए मिस्टर वैदिक खुराना, आपने हमें इसलिए अपनी पत्नी नहीं माना था क्योंकि आप ये शादी नहीं करना चाहते थे, फिर भी मां के वजह से आपको करनी पड़ी। आपने हमारे साथ जो किया था वो एक गलती थी आपकी। ओ सॉरी, हम गलत कह दिए, आपको तो होश ही नहीं था। अरे, आप तो नशे में थे ना। आपकी नहीं बल्कि किसी और की गलती थी, क्योंकि आपको किसी ने ड्रग दिया था, इसलिए आपने हमरा यूज किया सिर्फ और सिर्फ खुद की जान बचाने के लिए। लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? हमारी जिंदगी खराब हो गई। किसी और गलतियों की भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। इसलिए आपने हमें अपनी पत्नी नहीं माना, क्योंकि हम तो आपकी एक गलती थे जो आपने अनजाने में की थी, और इस नाते आपने हमें दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। यही रीजन है ना? सिया की बात सुनकर वैदिक कहता है, जान, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। वैदिक की बात सुनकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है, आप सच कह रहे हैं? ऐसा नहीं था ना आपने, इसलिए हमारे साथ ऐसा नहीं किया था ना, कुछ भी हम गलत सोचते हैं ना? वैदिक सिया की बात सुनकर अपना सर हाँ में हिला देता है। वैदिक का जवाब देखकर सिया मुस्कुराते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सच कहा, हम गलत सोच रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि सच्चाई तो ये है कि आपको लगता था कि सिया ने ही आपको उस दिन पार्टी में ड्रग्स दिए थे, और आपका फायदा उठाकर आपसे शादी करके ऐसो आराम की जिंदगी जीना चाहती थी, और इसलिए आपने उसके साथ ऐसा बर्ताव किया और उसकी जिंदगी नर्क बना दी। इतना कह सिया रोने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद आगे कहती है, आपने हमसे शादी तो की अपनी पत्नी बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस मेंशन में काम कर रहे मेडस और सर्वेंट की भी मेड बनाने के लिए, ताकि आप हमें ये बता सके कि हमारी औकात क्या है। सिया की इस बात को सुनकर वैदिक के होश उड़ जाते हैं, साथ ही उसके चेहरे पर भी बल पड़ जाते हैं, जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। उसका फेस ऐसा हो गया था कि उसे देखकर कोई भी कह सकता था, सिया ने इस बार जो कहा है वो सच कहा है। सिया वैदिक के फेस एक्सप्रेशन देखकर हंस देती है और अपने आंखों से गिरते हुए आंसू को साफ करते हुए एक दर्द भरी मुस्कान अपने होठों पर सजाते हुए कहती है, इस बार हमने बिल्कुल सही कहा ना। इतना कहते हुए सिया उस दिन को याद करने लगती है जब उसे इस बारे में पता चला था।
फ्लैश बैक। आगे क्या हुआ इस कहानी में जानने के लिए सुनिए कहानी के अगले भाग।